नमस्कार, मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों के अंतर्गत मार्क्सवादी सिद्धांत पर बातचीत कर रहे हैं। लास्ट 2 व्याख्यान के अंतर्गत हमने मार्क्सवादी सिद्धांत की सामान्य विशेषताओं और समकालीन मार्क्सवादी सिद्धांत की धाराओं के अंतर्गत डिपेंडेंसी थ्योरी पर व्याख्यान के अंतर्गत बातचीत की। आज का जो हमारा व्याख्यान है वो समकालीन मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, विश्व व्यवस्था सिद्धांत के ऊपर आधारित है। इस व्याख्यान के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण किस तरीके से करता है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं क्या क्या है और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण किस तरीके से करता है। इन सभी बातों पर आज का हमारा व्याख्यान केंद्रित रहेगा। लास्ट के व्याख्यान के अंतर्गत हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत समकालीन मार्क्सवादी सिद्धांत की विभिन्न धाराएं हैं, जिसमें से हमने डिपेंडेंसी थ्योरी पर बातचीत कर ली। आज हम वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पर बातचीत कर रहे हैं। आगे के व्याख्यानों के अंतर्गत हम क्रिटिकल थ्योरी, न्यू ग्राम्शियनिज्म और न्यू मार्क्सिज्म इन पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन आज का हमारा व्याख्यान है वो पूरा का पूरा उसका फोकस वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के ऊपर रहेगा। विश्व व्यवस्था सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। विश्व व्यवस्था सिद्धांत यह डिपेंडेंसी थ्योरी का ही एक उन्नत और विकसित रूप है, या यूं कहे कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो डिपेंडेंसी थ्योरी की मान्यताओं से भी प्रभावित है। डिपेंडेंसी थ्योरी से ये किस तरीके से प्रभावित है, डिपेंडेंसी थ्योरी की प्रमुख मान्यताएं क्या है। जैसा कि हमने लास्ट व्याख्यान के अंतर्गत देखा कि डिपेंडेंसी थ्योरी कोर और पेरिफेरी के माध्यम से ग्लोबल स्ट्रक्चर जो पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित है उसके माध्यम से विश्लेषण करने का प्रयास करता है, और उस अजम्पशन को वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो भी स्वीकार करती है। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी को और ज्यादा व्यवस्थित तरीके से वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के अंतर्गत इमैनुअल वालरस्टीन ने समझाने का प्रयास किया। दूसरी बात वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो लेनिन के आर्टिकल इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये आर्टिकल लेनिन का 1916 के अंतर्गत जो प्रकाशित हुआ, इस आर्टिकल से भी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो प्रभावित है। लेनिन ने इस आर्टिकल के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया था कि साम्राज्यवाद के माध्यम से किस तरीके से विकसित पूंजीवादी देश है वो गरीब देशों का शोषण करते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरीके से करते हैं। तो लेनिन के इस आर्टिकल और डिपेंडेंसी थ्योरी की मान्यताओं का प्रभाव वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के ऊपर देखा जा सकता है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है ये अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी व्यवस्था का और भी ज्यादा व्यवस्थित विश्लेषण करने का प्रयास करती है। इसका जो प्रमुख प्रतिपादक है वो है इमैनुअल वालरस्टीन। इमैनुअल वालरस्टीन ये अमेरिका का समाजशास्त्री है। इसकी प्रमुख पुस्तकों में से द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम यह प्रमुख पुस्तक है। यह इसका पहला वॉल्यूम 1974 के अंतर्गत प्रकाशित हुआ। कुल 4 वॉल्यूम प्रकाशित हुए अब तक इसके, एक दूसरा 1980 के अंतर्गत, तीसरा 1989 के अंतर्गत और चौथा इसका वॉल्यूम 2011 के अंतर्गत प्रकाशित हुआ। दूसरी इसकी जो प्रमुख पुस्तक है वह है द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी। यह पुस्तक 1979 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। इमैनुअल वालरस्टीन ने विश्व व्यवस्था सिद्धांत के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि अगर हमें वैश्विक व्यवस्था को समझना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अगर समझना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करना है, तो हमें वर्ल्ड सिस्टम को आधार बना करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करने का प्रयास करना चाहिए। इमैनुअल वालरस्टीन ये कहता है कि अब तक का अगर इतिहास देखें, अगर हम हिस्ट्री को देखें, तो हिस्ट्री विश्व व्यवस्थाओं के उदय और पतन का संकेत करती है। इसके अंतर्गत पहले एक वर्ल्ड सिस्टम का उदय हुआ, फिर उस वर्ल्ड सिस्टम का पतन हुआ, उसकी जगह दूसरा वर्ल्ड सिस्टम आया, फिर दूसरे वर्ल्ड सिस्टम का जब पतन होगा तो फिर नई तरह की वैश्विक व्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत उदय वो देखने को मिलेगा। इसको इमैनुअल वालरस्टीन ने ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से, हिस्ट्री के माध्यम से समझाने का अपनी जो सिद्धांत है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इसके अंतर्गत प्रयास किया। इमैनुअल वालरस्टीन का जो विश्लेषण का स्तर है, विश्लेषण का जो तरीका है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का, वो है विश्व व्यवस्था, वर्ल्ड सिस्टम। अब ये वर्ल्ड सिस्टम क्या है, तो इमैनुअल वालरस्टीन वर्ल्ड सिस्टम की परिभाषा देता है। इमैनुअल वालरस्टीन के अनुसार ये वो जो वर्ल्ड सिस्टम, विश्व व्यवस्था है, यह एक तरह का सोशल सिस्टम है, एक तरह की सामाजिक व्यवस्था ही है।
इस सामाजिक व्यवस्था, विश्व व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं कौन कौन सी है? तो वॉलस्टीन ये कहता है कि इस सिस्टम्स की कुछ सीमाएं होती है, इस सिस्टम्स के अंतर्गत कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, इस स्ट्रक्चर्स के कुछ नियम होते हैं जो कि इस स्ट्रक्चर को वैधता प्रदान करते हैं, और ये सारे की सारी जो यूनिट्स है स्ट्रक्चर के अंतर्गत काम करती है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, एक दूसरे से इनकी संबंधता होती है। तो वॉलस्टीन के अनुसार ये जो वर्ल्ड सिस्टम है ये एक तरह का सोशल सिस्टम है, इसको एक सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। वॉलस्टीन ये कहता है कि अगर हम हिस्ट्री को देखें, इतिहास को देखें, तो विश्व व्यवस्था है, इसमें इतिहास दो तरह के विश्व व्यवस्थाओं का गवाह रह चुका है। एक वर्ल्ड एम्पायर्स, विश्व साम्राज्य, और दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमीज, विश्व अर्थव्यवस्था। वॉलस्टीन ये कहता है कि ये जो विश्व साम्राज्य है ये 1450 से 1640 ईस्वी तक ये कायम रहा, और इसके पतन के बाद में जो नए तरह का वर्ल्ड सिस्टम उभर करके आया वो विश्व अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जिसको वॉलस्टीन वर्ल्ड इकोनॉमी के नाम से पुकारता है। ये वर्ल्ड इकोनॉमी जो नया वर्ल्ड सिस्टम है ये 16वीं सदी से आरंभ हुआ। वॉलस्टीन कहता है कि मुख्य रूप से ये दो विश्व व्यवस्था वर्ल्ड सिस्टम इतिहास के अंतर्गत रही, लेकिन इससे पहले वर्ल्ड एम्पायर्स के पहले 1450 ईस्वी के पहले की जो विश्व व्यवस्था थी उसको वॉलस्टीन लघु व्यवस्था का नाम देता है, मिनी सिस्टम्स का नाम देता है। इन तीनों विश्व व्यवस्थाओं को हम आगे की स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वॉलस्टीन ये कहता है कि जब विश्व साम्राज्य की व्यवस्था आई तो उससे पहले की जो व्यवस्था थी वो लघु व्यवस्था थी, मिनी सिस्टम्स था। इस मिनी सिस्टम्स के अंतर्गत जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इकाइयां थी ये स्वयं नियंत्रित थी। इन इकाइयों के ऊपर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं था। ये जो सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल यूनिट्स थी ये अपने आप में नियंत्रित थी, इनके ऊपर किसी दूसरी यूनिट्स का डोमिनेशन है वो नहीं था। और इस मिनी सिस्टम्स के अंतर्गत जो श्रम का विभाजन, लेबर का जो विभाजन था, डिविजन्स था, वो एक साधारण विभाजन था। सभी सदस्यों की अपनी विशिष्ट भूमिका थी इस व्यवस्था के अंतर्गत, जैसे शिकारी शिकार करता था, किसान किसान का काम करता था, देखभाल करने वाले अपने देखभालकर्ता के रूप में काम करते थे। और इस व्यवस्था के अंतर्गत एकल संस्कृति थी, समरूप संस्कृति थी। एकल संस्कृति होने की वजह से, समरूप संस्कृति होने की वजह से इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी तरह का अंतर विरोध नहीं था, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था, इसलिए इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई संघर्ष भी नहीं था। जब इस लघु व्यवस्था का पतन हुआ, ये लघु व्यवस्था टूट गई, बिखर गई, तब एक नए तरह की विश्व व्यवस्था का अस्तित्व आया। उसे इमैनुअल वॉलस्टीन ने वर्ल्ड एम्पायर्स कहता है, विश्व साम्राज्य कहता है। विश्व साम्राज्य के बाद में जो बाद की विश्व व्यवस्था उभर कर आई उसको इमैनुअल वॉलस्टीन विश्व अर्थव्यवस्था के नाम से पुकारता है, वर्ल्ड इकोनॉमीज के नाम से पुकारता है। इमैनुअल वॉलस्टीन का जो प्रमुख बल है वो विश्व अर्थव्यवस्था को समझना है, आधुनिक विश्व व्यवस्था को समझना है, और आधुनिक विश्व व्यवस्था को वॉलस्टीन विश्व अर्थव्यवस्था के रूप में देखता है जो कि पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित है। और इमैनुअल वॉलस्टीन का जो मुख्य बल है, मुख्य जो फोकस है वो विश्व अर्थव्यवस्था को ही समझना है, आधुनिक अर्थव्यवस्था को यानी आधुनिक विश्व व्यवस्था को ही समझना है। लेकिन इसको समझने के लिए इमैनुअल वॉलस्टीन हिस्ट्री का सहारा लेता है। तो इमैनुअल वॉलस्टीन ये कहता है कि जब लघु व्यवस्था टूट गई तो उसकी जगह विश्व साम्राज्य वर्ल्ड एम्पायर्स के रूप में नया वर्ल्ड सिस्टम उभर करके सामने आया। और इस वर्ल्ड एम्पायर्स के अंतर्गत जो इसकी प्रमुख विशेषता थी वो थी एक केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था। एक पॉलिटिकल पावर का सेंटर था और इस पॉलिटिकल पावर के सेंटर के माध्यम से ही दूसरी इकाइयों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया, राजनीतिक रूप से और सैन्य रूप से। यहाँ वॉलस्टीन ये कहता है कि वर्ल्ड एम्पायर और वर्ल्ड इकोनॉमी के बीच में जो मुख्य अंतर है वो अंतर किसको लेकर है? वो अंतर है संसाधनों के वितरण के बारे में निर्णय कैसे लिए जाते हैं। ये दोनों विश्व व्यवस्थाओं के बीच में अंतर का मुख्य आधार है। तो वॉलस्टीन ये कहता है कि वर्ल्ड एम्पायर के अंतर्गत जो ये केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था थी ये इसके माध्यम से संसाधनों का वितरण किया जाता था। यही केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था है वो शक्ति का इस्तेमाल करती थी और इस केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत जो इसके अधीन प्रांत थे
वो एक परिधि के रूप में थे और इन प्रांतों के ओर से जो संसाधन थे वो परिधि से वापस कहाँ आते थे, केंद्र की ओर इनका स्थानांतरण होता था। लेकिन इस स्थानांतरण के अंतर्गत जो मुख्य भूमिका होती थी वो मुख्य भूमिका किसकी होती थी, वो एक सेंट्रल पॉलिटिकल पावर की होती थी। या इमैनुअल वालरस्टीन ये उदाहरण देता है कि अगर हम रोमन साम्राज्य का उदाहरण ले तो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो रोम की मुख्य भूमि थी वो केंद्र के अंतर्गत आती थी और जो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो प्रांत थे जिसके ऊपर रोमन साम्राज्य का आधिपत्य स्थापित था, तो संसाधन कहां से आते थे, संसाधन प्रांतों से स्थानांतरित होते थे किसकी तरफ, रोमन साम्राज्य की तरफ, केंद्र की तरफ। रोमन साम्राज्य को हम केंद्र के रूप में समझ सकते हैं और उसके अधीन जो प्रांत थे उसको परिधि के माध्यम से समझा जा सकता है। तो इमैनुअल वालरस्टीन ये कहता है कि वर्ल्ड एम्पायर्स के अंतर्गत एक केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से संसाधनों का वितरण होता था, कहां, परिधि से केंद्र की ओर वितरण होता था। जबकि ये वर्ल्ड एम्पायर है वो 16वीं शताब्दी के अंतर्गत इसकी जगह एक नई विश्व व्यवस्था ने ले ली जिसको इमैनुअल वालरस्टीन वर्ल्ड इकोनॉमीज के नाम से जानता है। ये वर्ल्ड इकोनॉमी है वालरस्टीन के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित है और इस को ही मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम्स के रूप में इमैनुअल वालरस्टीन व्याख्या करता है। इस विश्व अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वालरस्टीन ये कहता है कि इसके अंतर्गत राजनीतिक सत्ता का कोई अकेला केंद्र नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंतर्गत पॉलिटिकल पावर का कोई एक सेंटर नहीं है, बहुत से शक्ति के प्रतिस्पर्धी केंद्र है। जबकि वर्ल्ड एम्पायर्स के अंतर्गत शक्ति का एक पॉलिटिकल केंद्र था, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमी के अंतर्गत शक्ति का कोई अकेला केंद्र नहीं है। वालरस्टीन कहता है कि विश्व अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शक्ति के बहुत सारे केंद्र है और यहाँ पर भी संसाधनों का वितरण किसी केंद्रीय सरकार के आदेश द्वारा नहीं होता। जबकि विश्व साम्राज्य के अंतर्गत संसाधनों का वितरण है वो एक केंद्रीय सरकार के माध्यम से होता था। विश्व अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यहाँ संसाधनों का वितरण किसी केंद्रीय सरकार के आदेश द्वारा नहीं होता, बल्कि यहाँ पर संसाधनों का वितरण किस माध्यम से होता है, तो वालरस्टीन कहता है कि यहाँ पर बाजार की मुख्य भूमिका है, मार्केट के माध्यम से संसाधनों का यहाँ पर वितरण देखने को मिलता है। यहाँ वालरस्टीन ये कहता है कि अगर हमने विश्व साम्राज्य और विश्व अर्थव्यवस्था इन दोनों चीजों को देखा, दोनों के अंतर्गत ही संसाधनों के वितरण के लिए मैकेनिज्म्स है वो अलग अलग है। यहाँ जो मशीनी तंत्र है संसाधनों के वितरण के लिए वो अलग अलग है। जैसे हमने देखा विश्व साम्राज्य के अंतर्गत एक केंद्रीय सरकार ये भूमिका निभाती है, जबकि विश्व अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वही भूमिका बाजार के माध्यम से निभाई जाती है। लेकिन वालरस्टीन ये कहता है कि अगर हम वर्ल्ड एम्पायर, विश्व साम्राज्य और विश्व अर्थव्यवस्था इन दोनों को समझने का प्रयास करें तो दोनों के अंतर्गत ही एक प्रभाव समान है और वो यह है कि संसाधनों का जो यहाँ पर स्थानांतरण है वो परिधि से केंद्र की ओर होता है। जो कमजोर राज्य उनकी तरफ से संसाधनों का स्थानांतरण कहाँ होता है, केंद्र की तरफ स्थानांतरण हो जाता है। तो संसाधनों का केंद्रीकरण कहाँ हो पाता है, संसाधनों का संपूर्ण केंद्रीकरण सेंटर के अंतर्गत हो जाता है। किस तरफ से, पेरीफेरी की तरफ से, परिधि की तरफ से। तो विश्व साम्राज्य और विश्व अर्थव्यवस्था इन दोनों का तुलना करके वालरस्टीन ने यह समझाने का प्रयास किया कि दोनों का जो एक समान प्रभाव है वो है संसाधनों का परिधि से केंद्र की ओर स्थानांतरण होना। वालरस्टीन ये कहता है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम है, आधुनिक विश्व व्यवस्था है, वो एक विश्व अर्थव्यवस्था का ही उदाहरण है। जो अब हमने वर्ल्ड इकोनॉमी को समझा, ये वर्ल्ड इकोनॉमी है, ये वालरस्टीन के अनुसार आधुनिक विश्व व्यवस्था है, मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम्स का ये एक उदाहरण है। वालरस्टीन ये कहता है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम है, विश्व अर्थव्यवस्था है, इसका उदय यूरोप के अंतर्गत 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ। 16वीं शताब्दी के आसपास विश्व अर्थव्यवस्था का उदय यूरोप के अंतर्गत हुआ। बाद में इसका विस्तार पश्चिमी गोलार्ध के अंतर्गत हुआ। पश्चिमी गोलार्ध के अंतर्गत विस्तार होने के बाद में दुनिया के शेष भागों के अंतर्गत ही भी इस विश्व अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे विस्तार हुआ। इस विश्व अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम्स के अंतर्गत जो प्रमुख संचालक बल है, ड्राइविंग जो फोर्स है, वो पूंजीवाद है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है। वालरस्टीन ये कहता है कि विश्व अर्थव्यवस्था का संचालन है वो पूंजीवाद के माध्यम से होता है और इस विश्व अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजी का निरंतर
संचय होता रहता है, पूंजी का निरंतर केंद्रीकरण होता रहता है। किस तरफ? परिधि से केंद्र की तरफ इसका संसाधनों का केंद्रीकरण, पूंजी का केंद्रीकरण होता रहता है। इस प्रकार वॉलरस्टीन ये कहता है कि आधुनिक विश्व व्यवस्था एक पूंजीवादी व्यवस्था है। तो इस वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के माध्यम से वॉलरस्टीन ने जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है, वो वर्ल्ड सिस्टम के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। वॉलरस्टीन ये कहता है कि हमने मिनी सिस्टम्स को देखा, लघु सिस्टम्स के अंतर्गत जो श्रम का विभाजन था वो साधारण विभाजन था, जबकि विश्व अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये जो श्रम का विभाजन है ये अंतरराष्ट्रीय विभाजन है। केंद्र, अर्ध परिधि और परिधि, इसके मध्य श्रम के विभाजन को देखा जा सकता है, और ये श्रम का विभाजन है वो जटिल विभाजन के रूप में, जबकि लघु व्यवस्था के अंतर्गत ये विभाजन साधारण विभाजन के रूप में था। इमैनुअल वॉलरस्टीन के अनुसार आधुनिक विश्व व्यवस्था के 3 स्थानिक आयाम है, स्पाशियल डायमेंशन है, जो कि केंद्र, परिधि और अर्ध परिधि के रूप में। वॉलरस्टीन जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, जो मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम है, इसको कैपिटलिस्ट सिस्टम्स के रूप में देखता है। वॉलरस्टीन ये कहता है कि हम अगर वर्ल्ड इकोनॉमी को लें, आधुनिक विश्व व्यवस्था जो पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में इसको लें, तो ये 3 भागों के रूप में बटी हुई है, 3 स्थानिक आयामों के रूप में बटी हुई है, कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी। अब वॉलरस्टीन ये कहता है कि विश्व व्यवस्था के अंतर्गत, वर्ल्ड सिस्टम्स के अंतर्गत ये जो तीनों ही है, कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी, ये एक हायरार्की के रूप में, ये एक पद सोपान के रूप में, और इस पद सोपान के अंतर्गत जो सबसे ऊपर है वो है कोर, और जो सबसे नीचे के स्तर पर है वो पेरिफेरी, परिधि के रूप में, और इन दोनों के बीच में जो मध्यस्थ के रूप में, जो एक बफर जोन के रूप में, वो है सेमी पेरिफेरी। या वॉलरस्टीन ये समझाने का प्रयास करता है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम्स है ये 3 स्पाशियल डायमेंशन के अंतर्गत बटा हुआ है, केंद्र, परिधि और अर्ध परिधि। लेकिन ये जो सिस्टम्स है ये शोषण पर आधारित है। इसके अंतर्गत कोर है वो पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी, अर्ध परिधि और परिधि दोनों का ही शोषण करता है, जबकि अर्ध परिधि है ये परिधि का शोषण करती है। तो संसाधनों का जो स्थानांतरण है वो किस तरफ होता है? पेरिफेरी से जो संसाधन है वो कोर की तरफ जाते हैं, और पेरिफेरी से संसाधन सेमी पेरिफेरी की तरफ भी जाते हैं, जबकि सेमी पेरिफेरी से संसाधन है उनका जो स्थानांतरण है वो कोर की तरफ होता है। तो इमैनुअल वॉलरस्टीन ने यहाँ कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी, केंद्र, परिधि और अर्ध परिधि के माध्यम से विश्व व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया। इन तीनों का जो संबंध है वॉलरस्टीन के अनुसार वो शोषणकारी संबंध है। इन तीनों के बीच में एक हायरार्की है। हायरार्की के अंतर्गत केंद्र सबसे ऊपर, पेरिफेरी सबसे नीचे और मध्यस्थ के रूप में सेमी पेरिफेरी है। इन तीनों की क्या विशेषताएं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। वॉलरस्टीन के अनुसार जो कोर स्टेट है, केंद्र है, उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उसके अंतर्गत केंद्र के अंतर्गत लोकतांत्रिक सरकारें हैं। यहाँ पर मजदूरी की जो दरें हैं वो उच्चतम दरें हैं। ये जो केंद्र के राज्य है ये कच्चे पदार्थों का आयात करते हैं, और कच्चे पदार्थों का आयात करने के बाद में यहाँ पर संसाधनों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, विनिर्माण होता है, और फिर इन विनिर्मित पदार्थों को ऊंचे दामों पर केंद्र के राज्य है वो निर्यात कर देते हैं। यहाँ पर जो निवेश है वो भी उच्च स्तर पर है। कल्याणकारी सेवाएं भी इन राज्यों के अंतर्गत उच्च स्तर पर देखी जा सकती है। तो ये केंद्र की विशेषताएं हैं। लोकतांत्रिक सरकार, उच्चतम मजदूरी, कच्चे पदार्थों का आयात, विनिर्मित पदार्थों का निर्यात, निवेश का ऊंचा स्तर और बहुत सारी कल्याणकारी सेवाएं। परिधिगत जो राज्य है, परिधि के जो राज्य है, उनकी जो विशेषताएं हैं वॉलरस्टीन के अनुसार, परिधि के राज्यों के अंतर्गत गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं। यहाँ पर मजदूरी की जो दरें हैं वो भी न्यूनतम है, और ये जो परिधि के राज्य है ये कच्चे पदार्थों का निर्यात करते हैं और विनिर्मित पदार्थों का इनके द्वारा आयात किया जाता है। यहाँ पर कल्याणकारी सेवाएं भी बहुत ज्यादा नहीं है, नहीं के बराबर यहाँ पर कल्याणकारी सेवाएं हैं। अर्ध परिधि, अर्ध परिधि सेमी पेरिफेरी के अंतर्गत जो आने वाले राज्य है उसकी जो विशेषताएं हैं उसको इमैनुअल वॉलरस्टीन कहता है कि
ये अर्ध परिधि, ये केंद्र और परिधि दोनों के ही लक्षण रखता है, यानी सेमी पेरीफेरी के अंतर्गत कुछ लक्षण केंद्र के हैं और कुछ लक्षण परिधि के हैं। दोनों के यहाँ पर मिश्रित लक्षण है। एक तरीके से हाइब्रिड के रूप में अर्ध परिधि को हम देख सकते हैं। इसके अंतर्गत यानी सेमी पेरीफेरी केंद्र और परिधि के मध्य एक बफर की भूमिका निभाती है, मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं अर्ध परिधि की, यहाँ पर ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, यानी सत्तावादी सरकारें हैं। ये कच्चे पदार्थों का आयात भी करते हैं और कच्चे पदार्थों का निर्यात भी करते हैं। ये विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार के अंतर्गत आयात भी करते हैं और विनिर्मित वस्तुओं का ये निर्यात भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो मजदूरी की दरें हैं वॉलरस्टीन के अनुसार वो भी न्यूनतम है, निम्न मजदूरी की दरें हैं, और कल्याणकारी सुविधाएं हैं वो भी निम्न कल्याणकारी सुविधाएं। लेकिन परिधि की तुलना में यहाँ पर मजदूरी की दरें थोड़ी ज्यादा है और कल्याणकारी सुविधाएं भी परिधि की तुलना में यहाँ पर थोड़ी ज्यादा है। लेकिन वॉलरस्टीन ने यहाँ पर यह समझने का प्रयास किया कि हम अगर विश्व व्यवस्था को देखें, कोर, पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी, तो इन तीनों के मध्य एक प्रकार का शोषणकारी संबंध है, जिसके अंतर्गत कोर पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी दोनों का शोषण करता है और सेमी पेरीफेरी है वो पेरीफेरी की शोषण करती है। इसके पश्चात जो मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम से वर्ल्ड इकोनॉमीज है, इसके 3 स्पाशियल डायमेंशन बताने के साथ साथ वॉलरस्टीन आधुनिक विश्व व्यवस्था के 3 लौकिक आयाम भी बताता है, टेम्पोरल डायमेंशन भी बताता है। जो कौन कौन से हैं? पहला चक्रीय लयबद्धता यानी साइक्लिकल राइथम्स, दूसरा सेकुलर ट्रेंड्स, सेकुलर प्रवृत्तियां, तीसरा अंतर्विरोध और संकट। वॉलरस्टीन के अनुसार साइक्लिक राइथम, सक्रिय लयबद्धता का तात्पर्य है कि विश्व व्यवस्था के अंतर्गत कभी मंदी का दौर आता है, कभी तेजी का दौर आता है। तो ये मंदी और तेजी का दौर है वो विश्व व्यवस्था के अंतर्गत, विश्व अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चलता रहता है, जो किस बात को रेखांकित करता है? जो कि चक्रीय लयबद्धता या चक्रीय सामंजस्य को रेखांकित करता है। दूसरा सेकुलर प्रवृत्तियां, सेकुलर ट्रेंड्स। इसे वॉलरस्टीन ये कहता है कि सेकुलर ट्रेंड्स का यहाँ तात्पर्य है कि विश्व अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लंबे समय तक कभी कभी वृद्धि है वो बनी रहती है और फिर विश्व अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कभी कभी सिकुड़न की जो प्रक्रिया है वो भी आती रहती है। यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो नीचे गिर जाती है, तो कभी वृद्धि, कभी जो सिकुड़न की प्रक्रिया है वृद्धि दर के अंतर्गत गिरावट आ जाती है। इसको इमैनुअल वॉलरस्टीन सेकुलर ट्रेंड्स के नाम से जानता है। तीसरा जो लौकिक आयाम बताता है इमैनुअल वॉलरस्टीन वो है अंतर्विरोध और संकट, कॉन्ट्राडिक्शन एंड क्राइसिस। वॉलरस्टीन ये कहता है कि जो आधुनिक विश्व व्यवस्था है वो एक तरह की पूंजीवादी विश्व व्यवस्था है। आधुनिक जो विश्व अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और इसके अंतर्गत भी कॉन्ट्राडिक्शन और क्राइसिस, अंतर्विरोध और संकट बना रहता है। संकट किस बात का? यहाँ पर जो संकट इमैनुअल वॉलरस्टीन रेखांकित करता है वो है निम्न उपभोग का, यानी उपभोग करने वाले जो लोग हैं वो उपभोग का स्तर उसका निम्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो परिधि की राज्यों के अंतर्गत और अर्ध परिधि के जो राज्य है यहाँ पर मजदूरी की दरें हैं वो न्यूनतम दरें, और इन न्यूनतम मजदूरी की दरों के माध्यम से केंद्र है वो परिधि और अर्ध परिधि का निरंतर शोषण करता रहता है। और जब इन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी तो एक समय ऐसा आएगा जब उपभोग करने वालों का संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि इन मजदूरों के पास में, परिधि के राज्यों के पास में जब धन ही नहीं रहेगा, पूंजी नहीं रहेगी, तो परिधि के राज्य वो उपभोग ही नहीं कर पाएंगे। केंद्र के राज्यों के द्वारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होंगे, विनिर्मित पदार्थ होंगे, उनका इस्तेमाल करने की क्षमता नहीं होगी, तो उपभोग का स्तर है वो न्यूनतम स्तर तक चला जाएगा और इस तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्विरोध और संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इमैनुअल वॉलरस्टीन यह समझाने का प्रयास करता है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र के द्वारा जो अतिरिक्त पूंजी का निर्माण किया जाता है वो भले ही तात्कालिक रूप से ये लगे कि उनका प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हुआ है, लेकिन लंबे समय पश्चात इसका जो दूरगामी परिणाम होगा वो ये होगा
कि यह पूंजीवादी व्यवस्था है, विश्व अर्थव्यवस्था जो मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में विकसित है, ये अपने कॉन्ट्राडिक्शन के कारण है वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, समाप्त हो जाएगा और इसकी जगह एक नई विश्व व्यवस्था की उत्पत्ति हो जाएगी जो कि इमैनुअल वालरस्टीन के अनुसार इमेंसिपेटरी सोसाइटी पर आधारित होगा, मुक्तिकारी समाज की स्थापना संभव हो पाएगी। तो इमैनुअल वालरस्टीन यहाँ पर यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, जब हम इतिहास को देखते हैं, तो इतिहास के अंतर्गत कई तरह की विश्व व्यवस्थाएं रही, जिसके अंतर्गत वो कहता है कि पहले मिनी सिस्टम्स रहा, मिनी सिस्टम्स 1450 तक, उसके बाद में वर्ल्ड एम्पायर आया, विश्व साम्राज्य आया, विश्व साम्राज्य के पतन के बाद में विश्व अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति हुई जो कि पूंजीवाद पर आधारित है और एक समय ऐसा भी आएगा जब इस पूंजीवादी वैश्विक व्यवस्था की भी समाप्ति होना निश्चित है और एक मुक्तिकारी समाज की स्थापना हो पाएगी। तो इमैनुअल वालरस्टीन यहाँ ये कह रहा है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था की स्थापना होगी, वैकल्पिक व्यवस्था, वैश्विक व्यवस्था की वालरस्टीन भविष्यवाणी करता है जो कि समाजवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में होगी। तो इमैनुअल वालरस्टीन ने अपनी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के माध्यम से पूंजीवादी वैश्विक व्यवस्था का विश्लेषण करने का प्रयास किया जो कि कोर, सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी इन तीनों के मध्य शोषणकारी संबंधों के रूप में उसकी व्याख्या करता है। और वालरस्टीन ये कहता है कि एक समय ऐसा आएगा जब इस वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पतन होना निश्चित है। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के माध्यम से इमैनुअल वालरस्टीन ने वर्ल्ड सिस्टम्स के स्तर पर वैश्विक व्यवस्था को समझने का प्रयास किया, पूंजीवादी वैश्विक व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि इस व्याख्यान के माध्यम से आपको इमैनुअल वालरस्टीन की जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो समझ में आई होगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरा व्याख्यान पसंद आए तो आप मेरा यूट्यूब चैनल केसाराम थाकन नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट या थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।